नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई कल नियत की है। इसके साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी कल तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। दरअसल यूपी के निकाय चुनाव में सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार बताया है। सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट भी माना जाए। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जो बहस हुई पर कोई फैसला नहीं दिया गया है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। कल इस पर फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। आज जो इस पे सुनवाई हुई है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, इसमें लॉर्डशिप के सामने आज हम लोग की आर्गुमेंट रखी गई हैं, जिसमें लॉर्डशिप ने काफ़ी देर तक इसको सुना मैटर को, और इसको कल के लिए फिर इसको रख दिया गया है। अभी हम लोग की तरफ से फर्दर हेयरिंग अभी बाकी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग उठाए हैं कि एम्पेरिकल डाटा जो कलेक्ट करना था वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है स्टेट की तरफ से, तो इसको फर्दर हेयरिंग के लिए इसको कल के लिए इसको रख दिया गया है। और जो इंटरिम ऑर्डर है जो स्टे है इलेक्शंस पे, उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा है। तो जो सरकार की ओर से कहा गया था कि हमने मैकेनिज्म, सरकार की तरफ से कल जो उन्होंने काउंटर जो उन्होंने दाखिल किया था, उस पे आज उन्होंने फिर एक एफिडेविट उन्होंने फाइल की है। अब वो एफिडेविट लॉर्डशिप के सामने टेकन ऑन रिकॉर्ड उसको हो गई है, और उस पर भी कल उस पर फर्दर उस पर हेयरिंग होगी। एफिडेविट में क्या बता सकते हैं? एफिडेविट में माइन्यूट सा उन्होंने कुछ चेंजेस किया है, अभी वो देख करके तो बताना पड़ेगा उसको। आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या आज किसी बात को लेकर पेच फंसा कोई बात? आज हम लोग की तरफ से यही ऑब्जेक्शन रखा गया था कि जो स्टेट ने जो एम्पेरिकल डाटा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश महाजन में जो कहा गया है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। क्योंकि स्टेट से ये अननोटिस रह गया है। ये अभी मई का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अननोटिस रह गया है स्टेट की तरफ से, तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर सवालों का संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई न देश की है, न राज्य की है और न किसी एक विभाग की है। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा। बॉर्डर पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। शाह ने आगे कहा है कि नार्को विभाग और राज्य की सभी एजेंसियों को एक पेज पर रहकर काम करना होगा। अमित शाह ने कहा है कि ड्रग्स गंभीर समस्या है, इससे हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसके ड्रग्स से होने वाली आय से आतंकियों को मदद मिलती है। अमित शाह ने कहा है कि मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस रणनीति पर काम कर रही है। ड्रग्स का प्रचार हमारी नस्लों को खराब करता है। जो देश भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना साकार करना पड़ेगा। को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है।
हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। वहीं राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने व्यापारियों के उत्पीड़न का मामला उठाया। उन्होंने व्यापारियों के हितों को लेकर जांच कर उनको राहत देने की मांग की। वहीं सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले को तथ्यों को सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में व्यापारियों के हितों की मांग उठाई। उनका कहना था कि यूपी में जीएसटी की छापेमारी से छोटे मझोले व्यापारी काफी त्रस्त हैं। सांसद संजय सिंह ने पूरे मामले में जांच व्यापारियों को राहत दिलाने की मांग की। मान्यवर, एक हफ्ते तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर जिस तरीके से छापेमारी का आतंक हमारे छोटे व्यापारियों के ऊपर डाला गया, छापेमारी का जो आतंक डाला गया, उससे उनको राहत मिलनी चाहिए। छापेमारी तो दूर की बात है मान्यवर, जीएसटी के अधिकारी नहीं गए छापामारी करने के लिए, पुलिस बल साथ में लेके गए, चेक भरवा के लेके आए। अयोध्या का मामला, एक व्यापारी से 5 लाख का चेक लिया, गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख का चेक लिया। अरे भाई, आप मामले की जांच कीजिए, उसके बाद तब आप टैक्स लीजिए। आपने मामले की जांच भी नहीं की। छोटे मझोले जितने भी व्यापारी हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में आपने तंग कर रखा है। राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि जीएसटी जब लाया गया था तब ऐसा माना जा रहा था कि सबको टैक्स की जटिलता से छुट्टी मिलेगी, लेकिन महंगाई के बढ़ने से टैक्स का बोझ छोटे व्यापारियों पर बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, जब जीएसटी का कानून इस देश के अंदर लाया गया तो देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी को टैक्स देने में राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी टैक्स की जटिलताओं से छुट्टी मिलेगी और टैक्स भरने में उनको आसानी होगी। लेकिन मान्यवर, महंगाई बढ़ती गई, टैक्स का बोझ आम आदमी पे बढ़ता गया और इसके बाद जहां तक व्यापारियों का सवाल है, छोटे व्यापारी टैक्स की जटिलताओं से, टैक्स भरने की प्रक्रियाओं से और रोज रोज के संशोधन से ऊब चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में टैक्स के नियमों में जीएसटी आने के बाद संशोधन किया गया। मान्यवर, सांसद संजय सिंह ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था को लेकर लोग खासी खुश थे, लेकिन मल्टीपल टैक्स से स्थितियां ठीक नहीं रहीं। और टैक्स आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, लोगों के मन में धारणा थी कि 10% का टैक्स होगा, 5% राज्य को जाएगा, 5% केंद्र को जाएगा। आपने वन नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी। किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 18%, किसी पे 28%। और इतने टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगा, सरसों का तेल महंगा, आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज, गरीब की थाली महंगी कर दी। मान्यवर, ऐसी सरकार है कि रोटी पर 5% और पराठा पे 18% टैक्स। ये कैसी टैक्स की प्रणाली है मान्यवर? सांसद संजय सिंह ने सभापति के जरिए सरकार से मांग की कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। वहीं सभापति ने सभी तथ्यों को सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। Member will give details of these two incidents. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, गंगा किनारे बसे लोगों के लिए अर्थ गंगा आजीविका का बड़ा आधार बनेगी। सीएम योगी ने कहा कि मां गंगा यूपी को प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहार है। गंगा के बहाव के सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यह हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है तो अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी है। गंगा और सहायक नदियों को अविरल निर्मल बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी नमामि गंगे परियोजना के अत्यंत संतोषप्रद परिणाम देखने को मिले हैं। गंगा और सहायक नदियों की स्वच्छता के इस अभियान में केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों में जन सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज गंगा नदी में डॉल्फिन की वापसी हुई है तो तकनीक का प्रयोग कर नदियों को स्वच्छ बनाया जा रहा है।
लखनऊ से अब खबर, जहां सीएम योगी से भारतीय उद्यमियों के समूह ने भेंट की। जहां हीरो एवन पाहवा वैप ग्रुप यूपी में करेंगे अरबों का निवेश, निवेशकों की हर जरूरत का रखेंगे ध्यान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े निवेश की रूपरेखा तैयार हुई है। तो देखिए, निवेशकों की हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े निवेश की रूपरेखा तैयार हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से भारतीय उद्यमियों के समूह ने भेंट की है और इस मौके पर बड़ा आश्वासन उनको मिला है। हीरो एवन पाहवा वेब ग्रुप के सदस्य मिले हैं, निवेशकों की हर जरूरत का ध्यान रखा जाए, ये भी आश्वासन सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने पीएम को अपनी बेटी के विवाह उत्सव का निमंत्रण पत्र दिया और शादी में आने के लिए भी कहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है ब्रजेश पाठक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपी कांग्रेस मुख्यालय में कल होगी बैठक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में यूपी में निकलेगी यात्रा, जहां सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में कल बैठक होगी। बैठक में नेता, कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा, जहां बैठक में कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मौजूद रहेंगे। तो यूपी कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक निर्धारित की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक है। इस यात्रा को किस तरीके से सफल बनाना है, चारों तरफ इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में यूपी में निकलेगी ये यात्रा और इसकी क्या योजना रहेगी, क्या बड़े मुद्दे उठाने हैं इस दौरान, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और इस बैठक को सलमान खुर्शीद लीड करेंगे और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहेंगे। बढ़ते आगे, जहां घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि घने कोहरे की वजह से रोडवेज बसों का संचालन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं किया जाएगा। कोहरे की स्थिति पर नजर रखने के लिए क्षेत्रीय सहायक, क्षेत्रीय प्रबंधक बस स्टैंड पर तैनात रहेंगे। इसे लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से बसों को लेके निर्देश जारी किए गए हैं कि बसें रात में ना चले, तो क्या इसका पूरा सिस्टम रहने वाला है कि यात्रियों को ये जानकारी रहे कि बसें रात में उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कोहरा जो है रविवार तक बहुत ज्यादा पड़ेगा। कई बसें जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों के जान जो है गई हैं इसमें। तो इसलिए उसको लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत ये निर्देश दिया गया है सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को कि आप अपने विवेक के अनुसार वहां यदि आपको लगता है कि कोहरा नहीं है तो बसों का संचालन कराइए, नहीं तो 8 बजे रात से लेकर के और 8 बजे सुबह तक जब कोहरे का समय होता है, आप अपने विवेक का निर्णय करते हुए बसों को वहीं अपने डिपो पर रोक दीजिए। वहां पर यात्रियों के रुकने के लिए कंबल से लेकर के वहां अलाव जलाइए। 1000 नई बसों को लेकर भी सरकार ने बजट दिया है, तो क्या माना जाए इसमें जो स्लीपर्स बसें हैं जो कि अभी यूपी परिवहन के पास नहीं चल रही हैं, उनको लेकर भी कुछ व्यवस्था करेंगे? देखिए, एक हमारे 1150 बसें पहले से बन के तैयार हो रही हैं और पहले हमने खरीद लिया था और माननीय योगी जी ने हमको अपने अनुपूरक बजट में भी 1000 बसों को दिया है। उसको अभी टेंडर अब कराने जा रहे हैं। हमारे पास 2200-2300 बसें ऐसे हो जाएंगी और उसके बाद हम जो है प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़ रहे हैं और हर 6 महीना पर हम 1000 बसें अपना जो सरकारी उससे खरीदेंगे और बाकी जो प्राइवेट पार्टनर को भी हमने रास्ता खोल दिया है, नियमों में बहुत शिथिलता किया है और नए पार्टनर्स मेरे यहाँ आ रहे हैं। और जो आप स्लीपर बस की बात कर रहे हैं, स्लीपर और एसी बसें हम जो है अपने नए पार्टनर्स जो हम बना रहे हैं उनके साथ जोड़ करके हम बसें चलाएंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी सरकार की टीमें बाहर गई थी, कई देशों में यात्रा हुई हैं, लौट के आए हैं, अच्छा रिस्पांस रहा है। क्या मानते हैं 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? निश्चित पूरा होगा। पिछले दिनों में 5 लाख करोड़ रुपया तक तो उन्होंने इन्वेस्टर जो है समिट करा चुके हैं और इस बार पूरे दुनिया के कई देशों में हमारे मंत्री गए थे और उसका बहुत ही पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिला है और वहां से। रामपुर से अब खबर, जहां रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक रामपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि नए रामपुर के निर्माण और रामपुर को फिर से उद्योग नगरी बनाया जाएगा, जिसका लाभ रामपुर के बेरोजगार युवाओं को मिल सकेगा। यूपी के मदरसों में जुमे की छुट्टी को लेकर सुझाव मांगे गए। मदरसा बोर्ड की मीटिंग में शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी करने का सुझाव आया। सुझाव का मीटिंग में कई लोगों ने विरोध किया। सुझाव पर अगली मीटिंग में फैसला होगा। यूपी मदरसा बोर्ड फैसला सुनाएगा। तो जुमे की नमाज, जुमे की छुट्टी पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि कई लोगों ने बैठक में विरोध भी दर्ज कराया है। इसको लेकर बैठक होगी, जहां यूपी मदरसा बोर्ड इसको लेकर अपना फैसला सुनाएगा। तो ये सुझाव दिया गया रखा है बोर्ड में कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। संडे को छुट्टी बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि अदर्स जगह छुट्टी जो होती है संडे को होती है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात की ये है कि जो संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है। इस बात पे गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए, आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं, उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की 1 घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है, जिसको मैंने प्रस्ताव को रखा है। अगली बैठक मुझे यूपी के मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बातचीत की। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर दोनों की बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर ने अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार को जरूरी बताया और कहा कि योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। रायबरेली में सरकारी कार्यालयों में चल रहे भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस कार्यालय को गरीब व पीड़ितों की मदद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं के अधिकारी व कर्मचारी पीड़ितों की मदद के लिए आए धन को डकारने में जरा भी चूक नहीं कर रहे हैं। बताते चले कि जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया था। लंबे समय तक पीड़ितों ने रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना के लिए कोई आवेदन नहीं किया। इसका फायदा जिला प्रोबेशन कार्यालय में तैनात बाबू व अधिकारी ने उठाया और हाल ही में अपनी बेटी की शादी के अनुदान के लिए शहर की एक महिला ने आवेदन किया, तो कार्यालय में तैनात बाबू ने शादी के अनुदान के लिए आई युवती का फोटो व दुष्कर्म पीड़िता के घर का नाम व पता लेकर किसी तीसरे व्यक्ति का आधार बनवाकर शहर की एक बैंक में खाता में खुलवाया। खाते में दुष्कर्म पीड़िता के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना के तहत 3 लाख रुपए आते ही एटीएम से कई बार से लाखों रुपए निकाल लिए गए। वहीं रुपए आने का मैसेज शादी के अनुदान के लिए आई युवती के मोबाइल पर आते ही उसने जिला प्रोबेशन अधिकारी व बाबू से रुपए दिलाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रायबरेली में है, आज हम खड़े हुए हैं प्रमोशन कार्यालय में और यहाँ पर बहुत एक प्रचलित मामला चल रहा है, समय सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया जब तक दोनों पक्षों को नहीं जान लेता उस खबरों को प्रमोट नहीं करता। फिलहाल अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रमोशन अधिकारी जयपाल वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा है। फिलहाल मुकदमा भी दर्ज हो गया है और विवेचना के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है पूरे मामले में और उनका पक्ष क्या है ये जानना जरूरी था। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और उनसे जानने की कोशिश कि आखिर इस पूरे मामले में प्रकरण क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद सर। ये जो पूरा प्रकरण है, ये आखिर मामला क्या है?
ये एक हमारी रेप पीड़िता है। 2019 में घटना हुई थी। FIR नंबर 248/19 सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट लगा था। तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की है कि 9 गंभीर धाराओं में जो अगर कोई घटना घटती है तो उनको क्षतिपूर्ति मतलब सरकार की तरफ से दी जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटी थी। तो हमारा जो 11 फरवरी 2021 को जो एक्चुअल पीड़िता है उसके नाम से मतलब ये सैंक्शन हुआ, उसके खाते और वो अपलोड किए गए। खाते में जो अपलोड किया गया है पोर्टल पे वो सारी मतलब एक्चुअल पीड़िता के जो उस समय जो घटना घटी थी 2019 में उसी के सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। अब आगे जाके बैंक में कोई मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया अपना या फोटो लगवा लिया तो उसमें इसकी जांच चल रही है। CO सिटी मैडम कर रही हैं, बाकी हमारे SDM न्यायिक सर जांच कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अब कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो हमारे यहाँ एक राजेश श्रीवास्तव जी हैं उसको भी मैंने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दे दिया है संबंधित सेवा प्रदाता को कि आपको समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन वो 2 दिन से ऑफिस आए नहीं हैं तो उनके नोटिस वहाँ पे चस्पा कराने की। ये प्रकरण मेरे कार्यकाल का है भी नहीं, लेकिन इसमें जबरदस्ती मुझे विगत कुछ दिनों पूर्व आवेदिका श्रीमती रेणु तिवारी निवासिनी सत्यनगर कोतवाली उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क किया था और शादी हेतु अनुदान के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो प्रोबेशन कार्यालय के कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनका खाता खुलवाया गया। उक्त खाते में जो धनराशि आई वो 30,000 की जगह 3 लाख आई, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो किसी और मद की थी और वह धनराशि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा निकाली जा रही थी। उक्त प्रकरण की जांच जब मेरे द्वारा की गई तो पाया गया कि बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो कूटरचित थे और उसमें खाता किसी और के नाम पर है, आधार किसी और का यूज़ किया गया था और उसमें पैसा किसी और के द्वारा निकाला जा रहा था। प्रथम दृष्टया मामले में सत्यता पाए जाने पर और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।